नमस्कार, लर्नर्स पैराडाइज में आप सभी का स्वागत है। मेंस पेपर सिलेबस की डिकोड की कड़ी में ये तीसरा स्लाइड्स के माध्यम से मेरा वीडियो है, जिसमें हम पेपर 3 जो कि सबसे महत्वपूर्ण पेपर माना जा रहा है, क्योंकि अब इसमें पार्ट बी जो इकोनॉमिक्स पहले हुआ करता था वो हटा दिया गया है। अब इसमें सिर्फ विज्ञान और तकनीकी विशुद्ध रूप से मौजूद है। तो अब ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हो रहा है, चाहे आप किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हों। इसलिए इस पेपर पर ध्यान देना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया है। इसको हम डिकोड करके समझेंगे कि यहाँ पर किन किन बिंदुओं पर हमें विशेष फोकस करना है। इसमें भी वही 10 यूनिट्स हैं, प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के प्रश्न बनेंगे। 10 × 30 = 300। प्रत्येक यूनिट से 30 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें 3 3 मार्कर, 2 5 मार्कर और 1 11 मार्कर बनेगा, चाहे वो मैथमेटिक्स ही क्यों ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूनिट 1 की बात करें कि इस पेपर में जो यूनिट 1 है वो है कार्य, बल और ऊर्जा। इस यूनिट की में पहले कार्य, बल और ऊर्जा है। तो कार्य, बल और ऊर्जा में आपको देखिए ये चीज़ें दिया है अपने: गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण, वायुमंडलीय दाब एवं कार्य, इकाई और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण, गति, वेग, त्वरण। देखिए, सबसे पहले तो पूरे मेंस के 5 पेपर में आपको जितने भी वर्ड दिए गए सभी की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, मैंने बताया है। अगर आपको सभी वर्ड्स की परिभाषा याद है, सभी वर्ड्स का एग्जैक्ट मीनिंग याद है, तो आपके लिए ये बहुत ही सरल हो जाएगा कि आप उसको डिफाइन कर सकें। तो जैसे आपको कार्य, बल, ऊर्जा की परिभाषा याद होनी चाहिए, और ये जितने भी तीनों पॉइंट हैं गति, वेग, त्वरण तक, कार्य, बल और ऊर्जा से लेकर गति, वेग और त्वरण तक और उसके बीच का, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो इनकी परिभाषा देखिए, परिभाषा के साथ उदाहरण जरूर दें। साइंस में उदाहरण के बिना काम नहीं होगा। ये आर्ट नहीं है कि ऐसा हो सकता है या ऐसा सोचा जाएगा। यहाँ पर कहाँ, क्यों, कैसे, कब सब बात होती है। साइंस जो है वो प्रयोगों पर आधारित है, आर्ट जो है वो सोच पर आधारित है। तो यहाँ पर आपको परिभाषा इन सब की, इनके साथ उदाहरण। उसके बाद किसी किसी की उपयोगिता है, जैसे वायुमंडलीय दाब की कहीं कहीं उपयोगिता भी है, ऊर्जा की क्या उपयोगिता है, गुरुत्वाकर्षण बल की क्या उपयोगिता है, इनकी परिभाषा, इनके उदाहरण, इन सभी की उपयोगिता, इनको नापने की इकाइयाँ, इनके सूत्र जो फॉर्मूले दिए गए हैं, इनके खोजकर्ता और दैनिक जीवन में इनके उपयोग। इससे आपका कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आपको इस तरीके से इनको तोड़ तोड़ कर पढ़ना होगा। गति, वेग, त्वरण की मैं बात करूं, उसमें भी आपको वही करना है, परिभाषा, उदाहरण, उपयोगिता, और इन तीनों की आपस में तुलना भी कर दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं ध्वनि, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। परिभाषा, ध्वनि के प्रकार, पराश्रव्य ध्वनि, अश्रव्य ध्वनि, जो प्रकार होते हैं वो, शोर, संगीत, ध्वनि की तरंग, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, जो तरंगें होती हैं वो, इनके उदाहरण, श्रव्य, अश्रव्य, पराश्रव्य के, इनकी कितनी हर्ट्ज तक होती हैं, ये इन किस माध्यम में गति कर सकती हैं, कौन किस माध्यम में सबसे ज़्यादा होता है, किस माध्यम में कम होता है। ध्वनि से संबंधित शब्दावली, आयाम, तरंग दैर्घ्य, लंबाई, कंपन, आवृत्ति, सारी चीज़ें आपकी जो मैंने बताया उसमें आ जाएंगी, तरंग के प्रकार और माध्यम में। उसके बाद अगला आता है विद्युत। विद्युत में धारा, यानी विद्युत धारा क्या है, उसका प्रतिपथ क्या है, परिपथ क्या है, कहाँ से वो होकर गुजर रही है, इसमें सेल भी आ जाएंगे आपके। उसके बाद प्रतिरोध, प्रतिरोध भी यहीं आ जाएगा, और विद्युत धारा नापने की इकाई एम्पियर, वो भी यहीं पर आपको पढ़नी पड़ेगी। चुंबक की मैं बात करूँ, चुंबक के क्या गुण होते हैं, कृत्रिम चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है, इसके उपयोग क्या है, निर्माण में क्या क्या वस्तुएं लगती हैं, ये भी आएगा इसमें, चुंबक के गुण और निर्माण के उपयोग। उसके बाद प्रकाश, सबसे आईएमपी टॉपिक, प्रश्न जरूर बनेंगे। प्रकाश, अब जैसे इसमें अगर 30 नंबर का आना है तो प्रकाश और ध्वनि से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, गुरुत्वाकर्षण से तो प्रश्न आएगा ही आएगा, वायुमंडलीय दाब से तो आएगा ही आएगा। ये तो मान के चलें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्रकाश की मैं बात करूँ तो प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, इसकी परिभाषाएं, इसके उदाहरण, कई बार उदाहरण देके पूछ लेगा या कई बार सिर्फ उदाहरण पूछ लेगा। उसके बाद दर्पण व लेंस, दर्पण के प्रकार, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अभ्यतल दर्पण जो हम पढ़ते हैं। लेंसेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंसेस आर देयर,
एंड प्रतिबिंब निर्माण, रिफ्लेक्शंस, ये भी आपको देखना पड़ेगा। प्रकाश में ही आपको इसकी उपयोगिता, प्रकाश की पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखना पड़ेगा, इसमें लिखा नहीं है। फोटोन देखना पड़ेंगे आपको, फोटोन बंध जो बनते हैं वो, प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ कैसे कब हो रहा है ये सब देखना पड़ेगा आपको। प्रकाश को नापने की इकाई, प्रकाश वर्ष, पारसेक, ये सब देखना पड़ेगा आपको। ये दूरी नापने की इकाई है प्रकाश वर्ष पारसेक, लेकिन आपको देखना पड़ेंगी ये चीज़ें। ऊष्मा की यदि मैं बात करूँ तो परिभाषा ऊष्मा की, तापमापन, तापमापन में केल्विन, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस सारी चीज़ें आएंगी। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया, क्या काम आते हैं, क्या उपयोग होते हैं, आ सकता है। उसमें पारे का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है ये पूछा जा सकता है। ऊष्मा का रूपांतरण किससे किस में होता है, कौन सा परिवर्तन होता है, किस युक्ति मतलब किस डिवाइस से किया जाता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। ऊष्मा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण का नियम भी आ सकता है। उसके बाद की यदि मैं बात करूं तो पेपर 3 की सेकंड यूनिट की अगर मैं बात करूं तो सेकंड यूनिट में जो है वो है तत्व यौगिक के मिश्रण। पहले फिजिक्स था, अब केमिस्ट्री आई है। तत्व यौगिक एवं मिश्रण, इसमें वही जो मैंने आपको बताया, परिभाषा, इनके प्रकार, तत्व यौगिक मिश्रण में अंतर, इनकी विशेषताएं और इनकी उपलब्धता, इनके रासायनिक प्रतीक क्या हैं, इनके गुण क्या हैं, वही विशेषता में गुण आ जाएगा। उसके बाद है पदार्थ, धातु, अधातु, आवर्त सारणी और आवर्तता। इसमें पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, जो नई अवस्था आई है वो भी आप बोस वाली, वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। धातु अधातु क्या हैं, इनके प्रकार क्या हैं, इनके उदाहरण क्या हैं। धात्विक अधात्विक खनिज लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं वो। आवर्त सारणी क्या है, क्या काम आती है, कितने उसमें तत्व हैं, किसने उसकी खोज की थी। आधुनिक आवर्त सारणी क्या है, आवर्तता क्या है, और तत्वों की संख्या जो मैंने आपको बताया। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया। परमाणु, परमाणु संरचना, संयोग बंध, परमाणु संलयन और विखंडन। देखिए परमाणु में संरचना, सबसे पहले परमाणु अणु क्या है, फिर संरचना कैसे बनते हैं, उनके मॉडल, रदरफोर्ड का, बोर का, इनके सभी के मॉडल, बंध के प्रकार, इनके जो बंध होते हैं, परमाणु बंध, सहसंयोजन बंध के प्रकार। परमाणु संलयन और विखंडन क्या है, जैसे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, कौन सा बम के सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रीम भी पूछा जाता है, यहाँ से वो भी तैयार होगा आपका, बम के सिद्धांत जो मैंने आपको अभी बताए। उसके बाद है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण क्या है, इनमें क्या अंतर है, इनका पीएच मान, पीएच मान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जैसे मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन हुआ, पानी का भाप बन जाना कौन सा परिवर्तन हुआ, बर्फ़ का पिघल जाना कौन सा परिवर्तन हुआ। ये दैनिक जीवन के जो आपके परिवर्तन है और दैनिक जीवन में जो आपका रसायन है, ये दैनिक जीवन, जहाँ भी ये वर्ड आएगा ना दैनिक जीवन, वहाँ पर आपको यही लिखना है। मतलब वहाँ पर जो आपका प्री का है ना कि दैनिक जीवन में विज्ञान के उदाहरण, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। उसके बाद अगला है इकाई 3, मतलब यूनिट 3। अब यहाँ पर बायो आ गई है। बायो की यदि मैं बात करूँ तो सूक्ष्म जीव व जैविक कृषि। तो कृषि के प्रकार, जैविक कृषि के प्रकार, जैविक कृषि क्यों अपनानी चाहिए, क्या उपयोगिता है, क्या उसकी सीमाएं हैं, मतलब क्या हानियाँ बाधाएं उत्पन्न होती जा रही हैं, उसकी कैसी कौन कौन से कार्यक्रम चला जा रहे हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, सारे आप कवर कर लीजिएगा। ये आपको ज्योग्राफी और पर्यावरण में भी काम देंगे। उसके बाद सूक्ष्म जीव व उनका उपयोग कृषि में, जैसे हम कहते हैं केचुआ किसान का मित्र है। कई बार लोग खाद डालते हैं, उसमें बहुत सारे कीट डाले जाते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद कोशिका संरचना, कोशिका क्या है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, कोशिका कैसे बनती है, ये आपको देखना होगा। कोशिका के कार्य, कैसे कोशिका कार्य करती है। जंतु और पौधों में इनका वर्गीकरण, सिंपल टॉपिक है। अगला टॉपिक है पौधों और पशुओं में आहार की आवश्यकता, आहार की आवश्यकता कितनी होती है, उसकी उपलब्धता कितनी है, कम है तो कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या उसके लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं। पोषण के कारक, कहाँ कहाँ से हमें पोषण प्राप्त होता है, ये आपको देखना है। पोषण के कारक में विटामिन के नाम,
रासायनिक नाम, इनकी खोज किसने की, हार्मोन्स कौन कौन से कहाँ स्रावित होते हैं, मानव शरीर पूरा यानी उत्सर्जन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, श्वसन तंत्र में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, सारा आपको पूरा ह्यूमन एस्केलेटन ऊपर से लेकर नीचे तक आपको पूरा करना पड़ेगा। जीवों में श्वसन की यदि मैं बात करूं, जीवों में श्वसन किस प्रक्रिया के अंतर्गत होता है, इसमें यहाँ पर पौधों का प्रकाश संश्लेषण भी यहीं पर आ जाएगा। पशु और पौधों में भोजन व पानी का संचरण, यह प्रकाश संश्लेषण की बात आ गई। अब यहाँ पर जब भोजन और पानी के संचरण की मैं बात करेंगे परिवहन की पशु और पौधों में, तो यहाँ पे आप जो पौधों की बात करोगे तो जाइलम और फ्लोएम भी आप यहीं पर कर लेंगे। और पशुओं में किस प्रकार संचरण होता है, तो यहाँ पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी की क्या योग्यता है, रक्त में ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, थक्का कब जमता है, ये सारी चीज़ें आपको आएंगी। प्रजनन के प्रकार आपको देखने हैं पशु और पौधों में, जैसे परागकण द्वारा हो रहा है, कीटों द्वारा हो रहा है, ये सब आपको देखने। क्रॉस जो संकर किस्में होती हैं वो आपको देखनी पड़ेंगी। स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं बीमारियाँ। स्वास्थ्य क्या है, स्वच्छता क्यों आवश्यक है, बीमारी क्यों फैल रही हैं, कौन कौन सी नई बीमारियाँ आई हैं, उन बीमारियों के प्रकार और उपाय उनसे निजात पाने के। यदि मैं इकाई 4 की बात करूंगा, कंप्यूटर क्या है, आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले कंप्यूटर क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या काम कर सकता है, हानियाँ जो हैं आजकल वो भी देखनी पड़ेंगी, कंप्यूटर की कौन कौन सी पीढ़ियाँ आई हैं, उनमें क्या प्रमुख चीज़ें हैं, ये आपको देखना है। उसके बाद जो अगला है वो है मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उपयोग, ये सब क्या हैं, इनकी परिभाषाएं, इनके उपयोग क्या हैं और इनके उदाहरण। जैसे मेमोरी में रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी हो गई, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के उदाहरण दे दिए, स्टोरेज डिवाइसेस में आपका जो है वो हार्ड डिस्क आ गई, ये आपको देखना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या है, कुछ उदाहरण दे दिए। कंप्यूटर की भाषाएं कौन कौन सी हैं, जैसे बेसिक हो गई थी, कोबोल हो गई थी, ऐसी काफ़ी सारी भाषाएं आती है। एल्गोरिदम हो गया। कंपाइलर क्या है, क्या काम करता है, ट्रांसलेटर क्या है, क्या काम करता है, इनके उपयोग जरूर कर लीजिएगा, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर के भी। इंटरनेट व ईमेल क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, किसने इनका आविष्कार किया था, किस प्रकार आज ये प्रशासन में सहायता दे रहा है या किस प्रकार ये उद्योग व आर्थिक दृष्टि से सहायता प्रदान कर रहा है। सोशल मीडिया क्या है, सोशल मीडिया के प्रकार, कुछ सोशल मीडिया चैनल्स के नाम, कब उनकी स्थापना हुई थी और कौन उनका प्रमुख है, ये आपको प्री में भी काम दे देगा, क्योंकि अब प्री मेंस आपको एक साथ पढ़ना है जैसा कि मैंने बता दिया है। उसके बाद जो अगला है ई गवर्नेंस क्या है, सरकार जो शासन इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से कर रही है उसको ई गवर्नेंस कहा जाता है। इसके क्या लाभ हैं, आपकी जो मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी अधिनियम 2010 लाया गया था वो भी ई गवर्नेंस का ही एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज आप अपना आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र घर बैठे बनवा रहे हैं, पैन कार्ड घर बैठे बनवा रहे हैं, पासपोर्ट घर बैठे बनवा रहे हैं, वो भी ई गवर्नेंस के ही उदाहरण हैं। हालांकि ई गवर्नेंस से ज़्यादा सरकार को गुड गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए। विभिन्न उपयोगी पोर्टल और साइट और वेब पेजेस, तो जो पोर्टल हैं उनके नाम, साइट और वेब पेजेस सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे कि कब स्थापना हुई और क्या इनके उपयोग हैं। अगर मैं इकाई 5 की बात करता हूँ तो संख्याएं एवं प्रकार, इकाई मापन की विधियाँ, समीकरण एवं गुणनखंड, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, इनकी सारी, जैसे साधारण चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इनका सूत्र, गुणनखंड क्या होते हैं, प्राकृत संख्या क्या है, भाज्य भाज्य संख्याएं क्या, इनकी परिभाषा भी याद कर लीजिएगा। ये सारे 9th 10th की 10वीं और 9वीं की आपको जो गणित की पुस्तक है MP बोर्ड की उसमें मिल जाएंगे। जो जो आपके टॉपिक है उनके सवाल हल कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि सवाल स्टेप बाय स्टेप हल करने हैं, माना कि चूकी सब लगा के तभी नंबर मिलेंगे। कई बार आंसर गलत आया तो स्टेप के भी नंबर मिलेंगे आपको। जहाँ तक मेरा सवाल है शायद हो सकता है कि आपको कैलकुलेटर भी अलाउ हो, सांख्यिकी, इनसे भी सवाल आएंगे, आपको देखना पड़ेगा और सबकी परिभाषा भी याद करनी पड़ेगी। उसके बाद यूनिट 6 की यदि मैं बात करूं तो संक्रामक रोग और उनकी रोकथाम। संक्रामक रोग क्या है, कैसे प्रसार होते हैं इनका और उनके रोकने के उपाय क्या हैं।
राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम किसके द्वारा संचालित किया जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इनके उद्देश्य क्या है, लाभ क्या है, लक्षित लाभ क्या है। देखिए लाभ और लक्षित लाभ में अंतर होता है। लाभ जो एक्चुअल में उसका मिला है, और लक्षित लाभ जो गवर्नमेंट ने सोचा था, भले उतना मिला नहीं मिला वो बात की बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने जो सोचा था वो लक्षित लाभ है, और जो आपको एक्चुअल में मिला है वो लाभ है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको तैयार करनी है। टीकाकरण कार्यक्रम जो किन किन बीमारियों के लिए चला है, आयुष मंत्रालय, ये चिकित्सा की सभी पद्धतियां हैं, इसके लिए आप इसकी वेबसाइट पे ही जाके कर लीजिएगा, इनके प्रमुख कौन कौन हैं, इसमें कौन कौन से इलाज होते हैं, ये आप देख लीजिएगा इसकी वेबसाइट पे जाके। केंद्र व राज्य की और आयुष मिशन और ये सब जो है आपको देखना पड़ेंगे। आशा कार्यकर्ता, केंद्र राज्य की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं जैसे जननी सुरक्षा योजना हो गई, 108 हो गई, और आयुष्मान भारत हो गई, और विकलांगों हेतु हो गई, स्वास्थ्य से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं केंद्र राज्य की सारी आपको यहाँ पर पढ़नी है। उद्देश्य और कब चालू हुई थी। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन की यदि मैं बात करूँ तो आशा कार्यकर्ता भी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संगठन है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल है, अस्पताल, एम्स और इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च, डेंटल एसोसिएशन, डॉक्टर्स एसोसिएशन, ये सारी जो हैं ये राज्य शासन और केंद्र की करिएगा, प्राइवेट मत करिएगा। इकाई 7 की यदि मैं बात करूँ तो मानव जीवन पर विकास के प्रभाव, जो विकास हुआ उसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव हुआ है, यहाँ पर आपको दोनों प्रकार के प्रभाव दिखाने हैं कि तकनीक का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों बताने पड़ेंगे। स्वदेशी प्रौद्योगिकी जो हम विकसित करने की बात करें उनकी सीमाएं क्या, उनमें क्या क्या कठिनाई आ रही हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। रिमोट सेंसिंग का भारत में क्या इतिहास है, क्या है रिमोट सेंसिंग और भारत में इसकी क्या संभावना है। अब जितने भी ये जो संगठन दिए हैं ये आपके प्री वाले जो संगठन हैं उसमें भी काम में आ जाएंगे। यूनिट 7 में जो संगठन दिए गए हैं, इन संगठन में आपको क्या करना है कि संगठन की स्थापना कब हुई, इनका उद्देश्य क्या था, इनके लक्ष्य क्या है, इनके द्वारा की गई महत्वपूर्ण खोज क्या है, और इनका हेड ऑफिस कहाँ है और हेड कौन है, ये आपको सारी चीज़ें देखनी होंगी। यदि मैं बात करूँ यूनिट भू स्थिर उपग्रह की, ये है भू स्थिर उपग्रह जो था ऊपर, उसकी मैं बात करूं तो भू स्थिर उपग्रह क्या होता है, इसकी क्या उपयोगिता है, प्रेक्षण यान की जनरेशन, ASLV, PSLV, GSLV, ये भी आपको देखना पड़ेगा भू स्थिर उपग्रह में। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, इसकी परिभाषा, इसकी उपयोगिता सभी क्षेत्रों में, इसकी क्या उपयोगिता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, चिकित्सीय सभी क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता जैव प्रौद्योगिकी। स्वास्थ्य और चिकित्सा, स्वास्थ्य क्या है, किस प्रकार की चिकित्सा हमें की आवश्यकता है, क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, उसके डेटा। कृषि, पशुपालन, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग किसका, जैव प्रौद्योगिकी का। मैंने बताया ना सभी क्षेत्रों में करना है आपको, इन क्षेत्रों में। क्लोन्स, रोबोट्स एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसमें आपको क्या करना है, इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है तीनों की, क्लोन्स की, रोबोट्स की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की, और इनकी आवश्यकता क्यों है हमको, इनके लाभ क्या हैं, इनके इनके लिए प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, प्रमुख रोबोट्स कौन कौन से हैं, प्रमुख शब्दावलियाँ इनकी। बौद्धिक संपदा के अधिकार, पेटेंट, ट्रिप्स व ट्रिम्स। बौद्धिक संपदा के अधिकार में क्या है ये अधिकार, पेटेंट कानून की कार्यप्रणाली क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ पर रजिस्टर्ड होता है। भारतीयों का योगदान तो आपको करना ही है, ये तो नॉर्मल है, या तो आप करेंगे ही। इनमें भी आपको अब्दुल कलाम अच्छे से करना है, जहांगीर बाबा अच्छे से करना है, वेंकट रमन अच्छे से करना है, ये तो खैर सभी महत्वपूर्ण तभी दिए गए आपको देखना ही है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे टाइलर पुरस्कार हो गया, और उसके बाद हैं एक भटनागर पुरस्कार हो गया, ये विज्ञान के क्षेत्र में जो दिए जाते हैं, नोबेल। अगर हम इकाई 8 की बात करें तो ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से, पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उनका अर्थ, परिभाषा, उदाहरण और अंतर, प्रकार व संभावनाएं, ये भी आपको देखना है। सबसे बड़ी बात प्रकार क्या है और संभावनाएं क्या है आगे गैर और अनवीनीकरण की और नवीनीकरण की। ऊर्जा दक्षता, उनका प्रबंधन कैसे करना है आपको, रखरखाव के उपाय व विधियाँ व योजना, चुनौतियाँ आगे क्या आने वाली हैं इस संबंध में, और मुद्दे क्या हैं इनके, रखरखाव और नियंत्रण के, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। ऊर्जा रणनीति के संबंधित मुद्दे और चुनौतियाँ मैंने अभी कहा आपको।
वैकल्पिक स्रोत, वही अनवीनीकरणीय जो स्रोत है, गैर नवीनीकरणीय, वो क्या है, नवीकरणीय स्रोत। तो वर्तमान परिदृश्य में क्या और भविष्य में उनकी क्या संभावना है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो खत्म होंगी, ईंधन तो खत्म होने वाला है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, जैव ईंधन आदि। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा कि अभी इनकी क्या स्थिति है और आगे इनकी क्या संभावनाएं बनेगी। अगला जो मैं बताऊंगा आपको वो है इकाई 9 यानी यूनिट 9। यूनिट 9 की यदि मैं बात करूंगा तो यूनिट 9 में है पर्यावरण। पर्यावरण सीधी सी बात है क्या है, यानी परिभाषा, क्या क्या इसके क्षेत्र हैं जो अपने आप में समाहित किए हुए हैं ये। उसके बाद प्रकार के बाद घटक, मानव की गतिविधियों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रदूषण व जलवायु परिवर्तन क्या है, पर्यावरण संरक्षण की समस्या क्या है, कारण क्या है, उपाय क्या है, और पर्यावरण से संबंधित शिक्षा की आवश्यकता क्या है, पर्यावरणीय ऊर्जा क्या है, उसका संरक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए, इसे तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, नियामक संगठन कौन कौन से हैं, नियामक ढांचा क्या है, ये सारी चीज़ें आपको इकाई 9 में देखना है। आधुनिक विश्व में पर्यावरण की अवधारणा क्या है, सभी लोग आज इकट्ठे हो रहे हैं, अंधाधुंध विकास की दौड़ को छोड़कर पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। मानव की गतिविधियों का क्या प्रभाव पड़ता है, प्रदूषण किसी तो उत्पन्न होता है, पर्यावरण से संबंधित चुनौतियाँ, क्षरण, कारण, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। शिक्षा के लिए पर्यावरण की शिक्षा क्यों आवश्यक है, और सार्वजनिक जन जागरूकता के कार्यक्रम क्या हैं, पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा का संरक्षण देखना पड़ेगा, पर्यावरण संरक्षण के संवैधानिक प्रावधान क्या हैं आपको देखने होंगे, नियामक ढांचा जो मैंने आपको भी बताया, या जिसे एनजीटी हो गया, सबसे बड़ा नियामक ढांचा है, ये आपको देखना होगा। अब लास्ट यूनिट है यूनिट 10 भूगर्भ शास्त्र यानी जूलॉजी क्या है, इनकी परिभाषा क्या है, क्या महत्व है, क्यों इसका हमें अध्ययन करना चाहिए। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जैसे भू प्रॉपर्टी, मेंटल कोर, स्थलमंडल, जलमंडल, पृथ्वी की उत्पत्ति, आयु जिसे हम यूरेनियम विधि से ज्ञात करते हैं, पता ही होगा आपको। पृथ्वी की संरचना, सेल, खनिज, ऊर्जा स्रोत, ये सेल तो हैं आग्नेय औषधि का आंतरिक, खनिज, ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक जल, भूमिगत जल, प्राकृतिक कोयला, गैस, ये सारी आप ज्योग्राफी में ही पढ़ लेंगे। सिर्फ आपको ये परिभाषा और महत्व अलग से पढ़ना, बाकी ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप ज्योग्राफी में ही पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार ये सारी चीज़ें एक एक मैंने अलग कर दी हैं, आपको इस प्रकार से पढ़ना है। ये सिलेबस डिकोड के बाद 2 वीडियो और आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए, तो आप उन्हें देखिए और उसके बाद जस्ट हम प्री की टेस्ट और आंसर राइटिंग शुरू कर देंगे। मेंस की आंसर राइटिंग इस बार अलग पैटर्न पर रहेगी, थोड़े ज़्यादा प्रश्न दिए जाएंगे ताकि आप जल्दी से जल्दी अपना कोर्स भी पूरा कर पाएँ और जो एक लेखन शैली का एक मानक स्तर है उसको जल्दी से प्राप्त कर लें ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। तो ये था मेरा पेपर डिकोड मेंस के लिए, पेपर नंबर 3 के लिए। आगे और भी साइट्स के माध्यम से डिकोड वाले वीडियो आएंगे, इसके बाद फिर मेंस से रिलेटेड 1-2 वीडियो आएंगे, फिर हमारी आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी। ओके, तो आगे के डिकोड वीडियोस के लिए बने रहिए लर्नर्स पैराडाइज के साथ में। धन्यवाद।